हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम यानी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एट द कांस्टेंट प्रेशर किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी में ताप के साथ परिवर्तन की दर को हम ds बराबर Cp/T गुणा dt समीकरण से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो माना कि एक ठोस को 0 केल्विन से T केल्विन टेम्परेचर पर हम स्थिर दाब पर गर्म करते हैं, जहाँ पर T टेम्परेचर जो है वो ठोस के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। यानी कि सॉलिड को हम एट द कांस्टेंट प्रेशर 0 केल्विन से T केल्विन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, जहाँ T केल्विन टेम्परेचर उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में होने वाले एंट्रोपी चेंज को ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण को ताप की 0 से T सीमा तक समाकलित करते हैं। यानी कि डेल्टा S बराबर ST माइनस S0 बराबर इंटीग्रेशन 0 से T Cp/T गुणा dt। ठीक है, अब पक्षांतरण करेंगे तो ST बराबर क्या हो जाएगा, S0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से T Cp/T गुणा dt। तो यहाँ पर जो S0 या जो S0 है वो एंट्रोपी का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मान है, जो कि एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। और जैसा कि हम जानते हैं कि Cp/T का मान हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी का मान होता है वो हमेशा S0 के मान से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एम प्लांक ने सन 1913 में बताया कि एक पूर्णतया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके लिए S0 का मान क्या होता है, 0 होता है। और यही प्रेक्षण जो है, यही ऑब्जर्वेशन जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। इसके अनुसार एक प्योर और कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एंट्रोपी का जो मान होता है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कितना होता है, 0 होता है। इसे हम गणितीय रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं, एस लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0। यानी कि जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर S0 का मान यानी कि एंट्रोपी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि ST इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से T Cp/T गुणा dt। यानी कि क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से T Cp/dln/T। ठीक है, तो ST जो कि ठोस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी कहलाती है, इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि ST जो है वो थर्ड लॉ एंट्रोपी कहलाती है। तो जो थर्ड लॉ है वो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के समान किसी नए कंसेप्ट को जन्म नहीं देता, बल्कि ये एंट्रोपी के मान को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब है आपके नर्न्स्ट हीट ऑफ थ्योरम, यानी कि नर्न्स्ट का ऊष्मा सिद्धांत, नर्न्स्ट हीट थ्योरम। तो जूल थॉमसन ने डेनियल सेल के लिए डेल्टा G और डेल्टा H दोनों पदों का मान समान बताया। इसी प्रकार बर्थलोट के अनुसार जब अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो सिस्टम की फ्री एनर्जी में कमी आ जाती है, और इन्होंने डेल्टा G और डेल्टा H के बीच में मात्रात्मक संबंध बताया। ठीक है, जो किसी भी साधारण ताप पर कंडेंसेशन सिस्टम के लिए तो सही है। यानी कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने स्थिर दाब पर डेल्टा G और डेल्टा H में मात्रात्मक संबंध बताया, क्वांटिटेटिव संबंध बताया, जो इस प्रकार है। यानी कि डेल्टा G माइनस डेल्टा H बराबर T डेल डेल्टा G अपॉन डेल T एट द कांस्टेंट प्रेशर। इसे हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के नाम से जानते हैं, जिसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो सन 1902 में रिचर्डसन ने विभिन्न तापों पर सेल के EMF ज्ञात करने पर पाया कि निश्चित दाब पर यानी कि एट द कांस्टेंट प्रेशर डेल डेल्टा G अपॉन डेल T एट द कांस्टेंट प्रेशर का मान ताप के घटने पर धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, तो फलस्वरूप जैसे जैसे ताप घटता जाता है वैसे वैसे डेल्टा G का जो मान है वो डेल्टा H के मानों के निकटवर्ती चला जाता है, और अंततः एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर दोनों के मान क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू 0 डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान घटता चला जाता है वैसे वैसे डेल्टा G का मान जो है वो डेल्टा H के मानों के बराबर हो जाएगा। यानी कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में भी जब T बराबर 0 डिग्री केल्विन होगा तो डेल्टा G माइनस डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू 0 डेल्टा G इक्वल टू लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू 0 डेल्टा H। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर डेल्टा G और डेल्टा H के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो सन 1906 में नर्न्स ने प्रायोगिक रूप से पाया
कि डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर का मान टेम्परेचर के कम होने पर कम होता चला जाता है। ठीक है, तो उसके अनुसार किसी भी कंडेंसेशन सिस्टम के लिए जब ताप को क्रमशः हम बोले एब्सोल्यूट ज़ीरो तक कम करने पर डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर का मान क्रमागत या उपगामी रूप से घटते हुए शून्य की ओर बढ़ता है। इसे ही नर्न्स्ट का ऊष्मा सिद्धांत हम कहते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर न केवल डेल्टा जी तथा डेल्टा एच के मान परस्पर बराबर हो जाते हैं, बल्कि परम शून्य के निकट के तापों पर वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। और ये जो ऐसा आचरण है वो दिए गए चित्र 2.8 में ठोस रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ना कि डॉटेड लाइंस के द्वारा, क्योंकि डॉटेड लाइंस में तो क्या हो रहा है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के जो पास टेम्परेचर है वहाँ जो है ये धीरे धीरे डॉटेड लाइंस नहीं मिल रही है, बल्कि तीव्र गति से आकर ये मिलती है। ठीक है, तो नर्न्स्ट के सिद्धांत का गणितीय रूप इस प्रकार से है कि लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर जीरो। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले नर्न्स्ट हीट थ्योरम के वो देखते हैं अब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या होता है माइनस डेल्टा एस, लेकिन नर्न्स्ट के अनुसार एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है ज़ीरो, यानी कि लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बराबर ज़ीरो हो गया, यानी कि लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, यानी कि जब टेम्परेचर जो है वो जीरो की ओर बढ़ता है तो S2 माइनस S1 बराबर जीरो। ठीक है, यानी कि जब टेम्परेचर जीरो की ओर बढ़ता है तो S2 बराबर क्या हो गया S1, यानी कि हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के क्षेत्र में जो सारे प्रोसेस है वो बिना एंट्रोपी चेंज के होते हैं। यही नर्न्स्ट ऊष्मा सिद्धांत का दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है नर्न्स्ट हीट थ्योरम का कि हम जानते हैं कि Cp व H में परिवर्तन को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि डेल्टा Cp बराबर डेल डेल्टा H अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन नर्न्स्ट ऊष्मा सिद्धांत से हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर डेल डेल्टा H अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या होता है ज़ीरो होता है। इसलिए जब लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो तो डेल डेल्टा H अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो डेल्टा Cp बराबर जीरो, यानी कि लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो Cp2 माइनस Cp1 बराबर जीरो, यानी कि लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो Cp2 बराबर लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो Cp1। तो समीकरण 133 से क्या निष्कर्ष निकला कि निश्चित दाब पर तंत्र की जो ऊष्माधारिता का अंतर है डेल्टा Cp वो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की तरफ बढ़ने पर शून्य की ओर बढ़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के आसपास के क्षेत्र में ऊष्माधारिता जो है वो अपरिवर्तित रहती है, हीट कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होता। यह भी नर्न्स्ट ऊष्मा सिद्धांत का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। ठीक है, अब है अपना नेक्स्ट टॉपिक अवशिष्ट एंट्रोपी का कथन, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी। तो ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है वो उन पदार्थों के लिए लागू होता है जिनका परम ताप पर यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर पूर्णतया जो ओरिएंटेशन होता है वो वेल अरेंज्ड होता है। ठीक है, तो एक शुद्ध क्रिस्टल में परमाणु क्रिस्टल जालक पर व्यवस्थित रहते हैं। तो किसी क्रिस्टल के n परमाणुओं को n प्रकार की विभिन्न क्रिस्टल लैटिस में n फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। यह है कि शुद्ध क्रिस्टल में सभी परमाणु समान होते हैं, वह व्यवस्थाएं भी समान है, इसलिए एक दूसरे में विभेद नहीं किया जा सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उनके कॉम्प्लेक्शंस की संख्या यानी कि W को हम निम्न प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि W बराबर क्या हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बराबर 1, यानी कि S बराबर KLNW यानी कि KLN1 बराबर 0, यानी कि यही जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन पदार्थ के लिए, सब्सटेंस के लिए, मैटर के लिए एंट्रोपी का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यदि हमें शुद्ध क्रिस्टल में अलग अलग प्रकार के यानी कि A और B परमाणुओं को क्रिस्टल के साइड पर अरेंज करें
तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्शंस की संख्या क्या होगी, यानी कि W बराबर n फैक्टोरियल अपॉन NA फैक्टोरियल गुणा NB फैक्टोरियल, जहाँ n जो है वो साइड्स की संख्या है जो कि NA प्लस NB के बराबर होगी, जहाँ NA और NB जो है वो क्रमशः A और B परमाणुओं की संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए जो मिश्रित क्रिस्टल है उसकी एंट्रोपी को हम रेजिडुअल एंट्रोपी कहेंगे, जो कि इस प्रकार है, यानी कि S रेजिडुअल यानी कि रेजिडुअल एंट्रोपी फॉर मिक्स्ड क्रिस्टल बराबर क्या होगी, KLN N फैक्टोरियल अपॉन NA फैक्टोरियल गुणा NB फैक्टोरियल। ठीक है, अगर n का मान बहुत ज़्यादा है तो समीकरण जो है उसका हल हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड के माध्यम से करेंगे। जो क्या है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, क्या होता है कि ln n फैक्टोरियल बराबर इसका सॉल्यूशन होता है n ln n माइनस n। तो इस स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज़ करते हुए हम समीकरण 137 को हल करेंगे, यानी कि ये हल इस प्रकार से होगा कि S रेजिडुअल बराबर K n ln n माइनस n माइनस NA ln NA माइनस NA माइनस NB ln NB माइनस NB। ठीक है, यानी कि S रेजिडुअल बराबर K ब्रैकेट में n ln n माइनस n माइनस NA ln NA प्लस NA माइनस NB ln NB प्लस NB। ठीक है, यानी कि यहाँ केवल अपन ने ब्रैकेट को खोला है और फिर है S रेजिडुअल बराबर माइनस K NA ln NA प्लस NB ln NB माइनस N ln N। यहाँ पर अपन ने जो है इस समीकरण को रीअरेंज किया है। अब हम इनको मोल भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे कि S रेजिडुअल बराबर माइनस K NA ln NA प्लस NB ln NB माइनस N को हमने यहाँ पर लिख दिया NA प्लस NB फिर ln N। ठीक है, यानी कि माइनस K ब्रैकेट में हो गया NA ln NA माइनस NA ln N प्लस NB ln NB प्लस NB ln N। ठीक है, यानी कि माइनस के बराबर क्या आ गया आपके NA यहाँ पर आपके कॉमन आ गया तो ln NA माइनस ln N प्लस NB यहाँ से आपने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बच गया ln NB माइनस ln N। ठीक है, यानी कि जब आपको इसे भिन्नात्मक रूप में लिखा जाएगा तो S रेजिडुअल का मान क्या प्राप्त होगा, माइनस के NA ln NA अपॉन N प्लस NB ln NB अपॉन N। ठीक है, यानी कि माइनस N के बराबर NA अपॉन N ln NA अपॉन N प्लस NB अपॉन N ln NB अपॉन N। यानी कि भिन्नात्मक रूप प्राप्त करने के लिए या मोल फ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए हमने इस समीकरण में ऊपर और नीचे दोनों तरफ N से गुणा किया है। ठीक है, यानी कि A की मोल भिन्न XA और B की मोल भिन्न XB हो तो हम NA बराबर क्या लिखेंगे XA N और NB बराबर क्या लिखेंगे XB N। तो उस स्थिति में आपके रेजिडुअल एंट्रोपी का मान क्या जाएगा, माइनस N के ब्रैकेट में XA ln XA प्लस XB ln XB। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि किसी भी जो फ्रैक्शन होता है भिन्न होता है उसके लॉग का मान नेगेटिव होता है और जो कोष्ठक की राशि का मान नेगेटिव होगा और कोष्ठक के बाहर हम जानते हैं कि माइनस N के पहले से ही है तो इस स्थिति में एंट्रोपी का जो कुल मान होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि किसी भी मिक्स्ड क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसलिए हम इसे रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यह कल्पना करें कि किसी भी मिक्स्ड क्रिस्टल जो कि शुद्ध क्रिस्टल A और शुद्ध क्रिस्टल B से बना हुआ है तो इस मिश्रित प्रक्रम के लिए यानी कि शुद्ध क्रिस्टल A तथा शुद्ध क्रिस्टल B दोनों से मिलकर बना है मिश्रित क्रिस्टल AB। तो इस क्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या होगा, यानी कि डेल्टा S मिक्स बराबर
मिश्रित क्रिस्टल के एंट्रोपी माइनस क्रिस्टल ए की एंट्रोपी माइनस क्रिस्टल बी की एंट्रोपी, ठीक है। लेकिन शुद्ध क्रिस्टलों के एंट्रोपी का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो डेल्टा एस मिक्स जो होगा वो क्या होगा, माइनस एन के ब्रैकेट में एक्स ए एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी एल एन एक्स बी, ठीक है। यानी कि डेल्टा एस मिक्स बराबर हो जाएगा माइनस एन के एक्स ए एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी एल एन एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक धनात्मक मात्रा होती है, ठीक है। अब है आपके रेजिडुअल एंट्रोपी के एग्जाम्पल्स। तो कई ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिन पर थर्मोडाइनमिक्स का थर्ड लॉ लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टल, नाइट्रिक ऑक्साइड के क्रिस्टल, क्रिस्टलीय बर्फ, डाईहाइड्रोजन आदि। तो ये पदार्थ जो है वो रासायनिक दृष्टिकोण से शुद्ध स्तर में है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी इनकी एंट्रोपी का मान 0 नहीं होता है। यानी कि हम कहें कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी ये जो है पूर्णतया वेल अरेंज्ड ओरिएंटेशन इनका नहीं होता है, पूर्णतया व्यवस्थित विन्यास की शर्तों को ये पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में सही व्यवस्था वह है जिससे सभी कार्बन एक ही दिशा में होते हैं और सभी ऑक्सीजन क्या होते हैं, दूसरी दिशा में होते हैं। सही व्यवस्था तो यही है, लेकिन वास्तविक क्रिस्टल में क्या होता है कि अणु के दोनों सिरे जो होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। तथा क्रिस्टल इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कि ये 2 अलग अलग प्रकार के अणु जो कि CO और OC के मिश्रण से बना हुआ है। तो इसका तात्पर्य यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टल की रेजिडुअल एंट्रोपी होती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इसकी एंट्रोपी का मान 0 नहीं होता है, ठीक है। और इस रेजिडुअल एंट्रोपी की गणना हम समीकरण 141 से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उन अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाए जो इस प्रकार से अलग अलग ओरिएंटेशन रखते हैं, तो समीकरण 141 से हम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्रिस्टल के लिए एंट्रोपी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के क्रिस्टलों में भी किनारों पर अणुओं की रैंडमनेस हो जाती है। अतः 2 प्रकार के विन्यास यानी कि NO और ON प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार बर्फ में भी परम ताप पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी का मान पॉजिटिव आता है, 0 प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रिस्टलों में अणुओं की थोड़ी सी अव्यवस्था होने से भी ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का पालन नहीं होता है। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी का मान 0 प्राप्त न होकर कुछ न कुछ पॉजिटिव मान प्राप्त होता है। यानी कि ये ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का पालन नहीं करते हैं। ओके।